सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 टॉपिक कवर करूंगा। पहला है कि चीन क्या एक रोग स्टेट है, अर्थात रोग स्टेट क्या होते हैं, चीन का नाम क्यों इसके साथ जोड़ा जा रहा है, और आने वाले समय में यह जो टॉपिक है कितना विवादित और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव। देखेंगे कि कैसे चीन बांग्लादेश में भी अब अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, और कई समीक्षकों का मानना है कि जिस तरह नेपाल भारत से दूर हो गया है, आने वाले समय में ठीक इसी तरह से बांग्लादेश भी भारत से दूर हो सकता है। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे ईरान परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में। देखेंगे आखिर यह क्यों चर्चा में बना हुआ। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चीन क्या एक रोग स्टेट है। रोग स्टेट का हिंदी जो होता है वो होता है दुष्ट राज्य, या फिर इसको इंग्लिश में एक और शब्द है वह है आउटलॉ स्टेट, जिसको हिंदी में गैर कानूनी राज्य के नाम से जाना जाता है। अर्थात अगर हम सिर्फ हिंदी में बात करें तो रोग स्टेट का जो हिंदी होता है दुष्ट राज्य या फिर गैर कानूनी राज्य होता है। आसान शब्दों में मैं समझाऊं तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो जानकार हैं या जो राष्ट्र प्रमुख हैं, यह शब्द उन राज्यों के लिए यूज करते हैं जो विश्व की शांति के लिए खतरा महसूस होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं शब्द यूज करूँगा राज्य, तो राज्य का मतलब होता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में देश से। अर्थात भारत भी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में एक राज्य है, चीन भी क्या है एक राज्य है, अमेरिका भी क्या है एक राज्य है। तो अब इसका मतलब ये है कि किसी अगर राज्य को कहा जा रहा है कि वह रोग स्टेट है, इसका मतलब किसी देश का नाम लेकर कहा जा रहा है कि यह जो स्टेट है वह रोग स्टेट है। जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो दरअसल यह कहा जाता है कि यह जो देश है, संबंधित देश, मान लीजिए हमने कहा कि चीन एक रोग स्टेट है, तो इसका मतलब हम यह कहना चाहते हैं कि उस देश में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, आतंकवाद का सहारा और प्रसार होता है, बड़े पैमाने पर विनाश के जो हथियार हैं उनके प्रसार का प्रयास किया जाता है, या उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, या फिर प्राप्त कर लिया गया है। तो साथ ही साथ वह जो है अपने नागरिकों के अधिकारों का बड़ी मात्रा में दुरुपयोग करते हैं, और साथ ही साथ अपने नागरिकों को मिसलीड कर कर गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त करते हैं। अगर कोई यह विशेषताएं दर्शाता है तो ऐसे राज्य को हम रोग स्टेट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी देश का नाम लिए बिना हम कहें एक देश है ए, तो जो ए देश है अगर वहाँ की जो सरकार है वह कुछ ऐसे हथियार प्राप्त कर लेती है जिससे महाविनाश हो सकता है, या फिर वह अपने देश के लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है, या फिर जो है कि वह अपने देश के लोगों को हथियार बांटकर किसी दूसरे देश से लड़ने के लिए तैयार करती है, आतंकवाद को फैलाती है, तो यह जो ए देश है इसको कहेंगे यह रोग स्टेट है। इस शब्द का जो सर्वाधिक प्रयोग होता है वह यूएसए के द्वारा किया जाता है। हालांकि इसका जो चलन है अभी मैं बताऊंगा आपको, 1985 से प्रारंभ हुआ था लगभग, लेकिन वर्ष 2000 तक आते आते अमेरिका का जो विदेश विभाग है उसने इस शब्द के आधिकारिक तौर पर प्रयोग को बंद कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया 1985 से यह शब्द प्रचलित होना प्रारंभ हुआ, और उसके बाद वर्ष 2000 तक आते आते अमेरिका का जो विदेश विभाग है, चूंकि विदेश विभाग ही क्या करता है विदेशी मामलों में दखल देता है और साथ ही साथ उस पर अपनी राय रखता है, तो इसने कहा था कि वर्ष 2000 आते आते इसने इस शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद वर्ष 2017 में यूनाइटेड नेशन के अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने इस शब्द का प्रयोग किया था, और इसका मतलब है कि जिस
राज्य या जिस देश के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है वह डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार वहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं होता, वहाँ पर विनाशक हथियारों का प्रसार किया जा रहा है, उसको प्राप्त करने की होड़ है। ऐसी चीज़ें जब दिखती हैं तब कहा जाता है। यह दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का वह अपना व्यक्तिगत देखने का नज़रिया हो सकता है, लेकिन जब भी किसी देश के साथ यह शब्द जोड़ता है तो इसके पीछे के कारण यही होते हैं। कल 20 जून को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि महासचिव, अब देखिए क्या कह रहे हैं, पूरे शब्द को मैंने उनके पूरे स्पीच को मैंने कोट कर दिया। महासचिव शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, महासचिव शी जिनपिंग ने चीनी मुसलमानों के खिलाफ अभियान के लिए हरी झंडी दे दी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हमने नहीं देखा है। तो साथ ही उन्होंने जोड़ा, अब पीएलए अर्थात चीन की आर्मी भारत के साथ सीमा तनाव को बढ़ा रही है और कम्युनिस्ट पार्टी न केवल पड़ोसियों के साथ दुष्टता कर रहा है बल्कि उसने कोरोना वायरस के बारे में दुनिया से झूठ बोला और दुनिया में इसको फैलने दिया, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है और इस तरह से चीन एक रोग स्टेट है। इस तरह से देखिए उन्होंने क्या कहा कि चीन का नाम जोड़ दिया रोग स्टेट। मैंने रोग स्टेट के लिए क्या बताया था, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता हो, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो उइगर समुदाय के लोग हैं उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। दूसरा मैंने कहा कि यहाँ पर यह जो कोई राज्य होता है वैश्विक शांति के लिए जब खतरा महसूस होता है तो ऐसे राज्य को इसमें रखा जाता है। तो इनका मानना है, माइक पोम्पियो का मानना है कि जिस तरह से एग्रेशन चाहे वो भारत के साथ हो, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ हो, दक्षिण चीन महासागर में हो, इन सभी क्षेत्रों में जिस तरह से चीन ने अपनी आक्रामकता दिखाई है इससे वैश्विक शांति प्रभावित होती है और इसके कारण इन्होंने क्या किया, इसको रोग स्टेट का एक नाम से संबोधित किया, अर्थात चीन के लिए इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। जुलाई 1985 के बाद जैसा कि मैंने बताया इस शब्द का प्रयोग काफ़ी हुआ था, लेकिन 15 वर्षों तक ये खूब चर्चित रहा, उसके बाद ये धीरा पड़ गया था। एक राष्ट्रपति हैं रोनाल्ड रीगन जो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं गैर कानूनी या दुष्ट राज्यों के हमलों से। आप ध्यान दीजिए 1985 का जो दशक है वह जो कोल्ड वॉर चल रहा था यूएस से और अमेरिका का, वह लगभग समाप्त होने वाला है, कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगा। आपको पता है 1990 तक आते आगे लगभग ये कोल्ड वॉर जो है कि जैसे ही संयुक्त राष्ट्र जो सोवियत संघ है इसका विघटन होता है तो सोवियत संघ के विघटन के बाद ही यह जो कोल्ड वॉर है समाप्त होता है। लेकिन फिर भी जो कोल्ड वॉर चल रहा था तो एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ के समर्थक देश, तो उनको लगता था कि कभी भी सोवियत संघ के समर्थित देश से, किसी भी देश से उन पर हमला हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इस शब्द को गढ़ा था और उसके बाद जो है कि काफ़ी लोगों ने इस शब्द को यूज किया। ऐसा नहीं कि सबसे पहले रोनाल्ड रीगन ने इस शब्द को खोजा था, लेकिन ये चर्चा चला, लेकिन पॉपुलैरिटी रोनाल्ड रीगन के इसी कथन के बाद होती है। 1994 में यूएसए के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एंथोनी लेक ने 5 राज्यों को इस कैटेगरी में शामिल किया। ध्यान दीजिए कब किया है, 1994 में इसमें 5 राज्यों को इसमें शामिल। कौन कौन से थे ये, क्यूबा था, क्यूबा आपको पता है सोवियत संघ समर्थित माना जाता है, उत्तर कोरिया, ईरान, मुअम्मर गद्दाफी के अधीन लीबिया, अर्थात आपको पता है लीबिया के एक तानाशाह थे मुअम्मर गद्दाफी, तो उस समय इनका शासन चल रहा था तो उसको इन्होंने शामिल किया था, और साथ ही साथ बाथिस्ट इराक। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों को जब 1994 में यूएसए के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एंथोनी लेक ने इसमें शामिल किया, तो इसका मतलब यह था कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी ये देश हैं, ये सभी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। इनकी गतिविधियों से वैश्विक अशांति उत्पन्न होती है और इसके कारण जो है कि इनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए इसके लिए एक शब्द जैसा कि इंग्लिश में मैंने बताया था आउटलॉ स्टेट। आउटलॉ का मतलब है कि वहाँ पे लॉ है ही नहीं, क्योंकि लॉ तो क्या बताता है कि कोई विनाशक हथियार नहीं रखेंगे, सभी के मानवाधिकारों की सुरक्षा करेंगे, किसी के साथ गैर बराबरी का व्यवहार
व्यवहार नहीं करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनका जब पालन नहीं करता तो इसी के कारण इसको रखा। इस समय इस सूची में देखिए कौन कौन शामिल है वो भी देख लीजिए। क्यूबा है, ईरान है, सूडान है, सीरिया है, उत्तर कोरिया, निकारागुआ और वेनेजुएला इसमें है। लेकिन वेनेजुएला की जो सरकार है वह वर्तमान जो मैडुरो गवर्नमेंट है उनके कारण है, अदरवाइज पूरे देश को नहीं रखा। जैसे आपको पता है कि किसी देश पर कोई अगर पार्टी काबिज होती है और उसकी पॉलिसी से अगर असहमत है तब ऐसा किया जाता है। लेकिन हाँ, वेनेजुएला अभी जो है कि क्या है इसमें शामिल है। चीन इस सूची में अभी तक शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो अभी ये सूची है जिसको रोग स्टेट के रूप में एक कहा गया है, कौन कौन है? क्यूबा है, ईरान है, सूडान है, सीरिया है, उत्तर कोरिया, निकारागुआ, वेनेजुएला। ईरान में क्या चल रहा है आपको पता है? क्यूबा चूंकि अमेरिका से लड़ता आया है इसलिए इसको रखा गया है। सूडान में आपको पता है गृह युद्ध चल रहा हो, कई प्रकार के तनाव है। सीरिया में आपने ISIS का प्रभाव देखा। उत्तर कोरिया हमेशा मिसाइल लेकर तैयार रहता है, और ठीक इसी तरह से निकारागुआ, वेनेजुएला में भी एक आंतरिक संघर्ष है, और उसके कारण इन्होंने क्या किया, इसको इसमें रखा गया। लेकिन इन देशों के अलावा जो मैंने बताया, कभी कभी ये शब्द अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, दक्षिणी यमन, यूगोस्लाविया के संदर्भ में भी यूज होता आया है। और जैसा कि मैंने बताया, चीन ऊपर वाली सूची में तो शामिल नहीं है, लेकिन अब वह इन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनको कभी रोग स्टेट के नाम से संबोधित किया गया। तो चीन को भी अभी क्या किया, माइक पोम्पियो ने इसको किया। माइक पोम्पियो ने चीन को रोग स्टेट के रूप में संबोधित करने के लिए कुछ कारण बताए। कारण यह है, भारत ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में बताए हैं, और साथ ही साथ उइगर मुस्लिम जो समुदाय हैं, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, चीन का जो पश्चिमी इलाका है, सिंजियांग प्रांत वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो उइगर मुस्लिम समुदाय के रहते हैं, इन पर लंबे समय से अमेरिका यह कहता है कि चीन इनके मानवाधिकारों का हनन करता है। तो 3 कारणों को बताया। भारत के साथ आपको पता है लगभग 1.5 माह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने तनाव बढ़ा रखा है। लेकिन यह जो तनाव है सिर्फ LAC पर नहीं है, बल्कि दक्षिणी चीन सागर और अन्य जो पड़ोसी आइलैंड वाले क्षेत्र हैं, देश वाले क्षेत्र हैं, उनके साथ भी चीन की एग्रेशन देखने को मिली है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि यह जो LAC पर जो कि भी घटनाएं हुई, इसके लिए जो है कि चीन दोषी है, चीन ने एग्रेशन दिखाया है। और भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी कंट्री है, अर्थात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जहाँ पर होगा वो लोकतंत्र के समर्थक लोग जो है कि युद्ध और ऐसे एग्रेशन या दूसरे के क्षेत्रों को हड़पने का प्रयास नहीं करेंगे। अब इसी के साथ ट्रंप ने उइगर समुदाय का मुद्दा भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, उइगर समुदाय का जो मुद्दा है पुराने समय से चला आ रहा है, और USA ने चीन पर सैंक्शन भी लगा रखे हैं, प्रतिबंध भी लगा रखे हैं उइगर समुदाय के मानवाधिकार के हनन के लिए। और अब उन्होंने कह दिया है कि नहीं, अब यह जो चीन का जो व्यवहार है वह अपने आंतरिक मामलों के साथ साथ बाहर भी बढ़ गया है। इसके लिए इन्होंने कहा कि अभी जो यह उइगर समुदाय के मानवाधिकार का उल्लंघन तो लंबे समय से करते आ रहे थे, अब इन्होंने क्या किया है, देशों को दूसरे देशों में घुसने का प्रयास किया है, अशांति उत्पन्न की है, वैश्विक अशांति उत्पन्न की है। और इस तरह से क्या दिखाई देता है कि यह अपने आंतरिक मामलों में मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, और बाहरों के मामलों में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र किया। इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भी हाल ही में जो कि साइबर अटैक किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए जो कि इस साइबर अटैक को यह बताया कि बहुत बड़ा सुनियोजित अटैक था। और इसके लिए इन्होंने कहा कि यह जो साइबर अटैक था यह स्टेट बेस्ड साइबर अटैक था। स्टेट बेस्ड साइबर अटैक से मतलब ऐसे साइबर अटैक से होता है जिसमें राज्य पर नाम लगाया जाता है कि यहाँ की राज्य, यहाँ की या कोई देश जो है कि इन गतिविधियों में शामिल है। और इसके लिए इन्होंने सीधे सीधे आगे किया चाइना को। आपको पता है कि जो स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो काफ़ी मुखर हैं, और चीन के हर पॉलिसी, हर नीति का वो खंडन कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, और जो है कि जो कि काफ़ी गलत है, इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि यह जो स्टेट बेस्ड साइबर अटैक है ये इस वजह से और बताया जा रहा है क्योंकि जो यहाँ के स्कॉट मॉरिसन हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो लंबे समय से कह रहे हैं, चीन का विरोध कर रहे हैं, और चीन के विरोध करने के कारण चीन से कई बार इनको कई तरह की धमकियाँ मिल चुकी हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था
को नुकसान पहुंचा देंगे अगर आप ऐसे ही बोलते रहे, ऐसे ही बयान देते रहे। हाल ही में आपको पता है कि भारत चीन का जो तनाव हुआ था एलएसी पर, इस पे भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत का ही पक्ष लिया था। तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि इन्हीं सब चीज़ों को अर्थात भारत का फेवर करने के संदर्भ में और साथ ही साथ चीन पर हर बार अंगुली उठाने के संदर्भ में चीन ने इस गतिविधि को अंजाम दिलवाया है। इसी के कारण जो है कि ऑस्ट्रेलिया में चीन के प्रति लोगों का काफ़ी गुस्सा है। और इन सभी चीज़ों को आगे करते हुए अमेरिका का मानना यह है कि चीन जिस तरह से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, इससे वैश्विक अशांति उत्पन्न होती है और कहीं ना कहीं ये काफ़ी चिंताजनक है। और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि पूरा जो व्यवहार है चीन का, वह एक रोग स्टेट के रूप में दिखाई देता है, ऐसे स्टेट के रूप में दिखाई देता है जो कि अपने जो है नागरिकों के मानवाधिकार की रक्षा नहीं करता या फिर वैश्विक अशांति उत्पन्न करता है। आने वाले समय में इसको लेकर काफ़ी जो है कि तनाव क्रिएट हो सकता है। कारण यह है कि देखिए, पहले ही चीन जो है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत को मिलकर बनने वाले क्वेड सदस्यों के गठजोड़ से चिंतित है। साथ ही साथ दोनों देशों में पहले से ट्रेड वॉर को लेकर बात चल रही है। इन्होंने उइगर समुदाय को लेकर जो चीन पर प्रतिबंध लगाए, इससे भी खलबलाहट। तो आने वाले समय में यह भी देखने को मिल सकता है कि यह विवाद आगे बढ़े और इसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या कोई स्टेटमेंट चीन के द्वारा भी दिया है। अभी तक कोई नहीं आया था स्टेटमेंट, तब तक हमने इस चीज़ को कवर किया है। कोई भी अपडेट आएगा तो इसमें अपडेट कर लीजिए। तो हमने ये समझा कि अमेरिका ने अभी चीन को जो रोग स्टेट का दर्जा दिया है, उसके पीछे का कारण क्या है कि चीन के द्वारा जो एग्रेशन दिखाया जा रहा है, इसकी वजह से वैश्विक अशांति का प्रभावित होना और साथ ही साथ उइगर मुसलमानों का जो मानवाधिकार हनन हो रहा है, इसके कारण ऐसा किया गया। हालांकि आपको पता है कि यह जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे दो एक कारण और हैं। वह है दोनों जगहों पर जो है कि जो सत्ता के प्रमुख हैं, चाहे शी जिनपिंग हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों की लोकप्रियता में कमी आई है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा तनाव बढ़ाकर एक अपने आंतरिक मुद्दों से चीज़ों को भटकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए यह अच्छी खबर है कि अब खुलकर जो है कि अमेरिका भारत के समर्थन में आ गया है और चीन को इसके लिए दोषी ठहराया है। खैर, आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव, इसको समझते हैं। बांग्लादेश भारत के उन पड़ोसी देशों में शामिल है जिसका रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, दोनों वहाँ पर स्थित हैं, अर्थात दोनों जो है कि क्या है, जल वाले भागों से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो पूर्वोत्तर के लिए चिकन नेक गलियारा है, आपको पता है, अगर आप थोड़ा सा, मैं मैप नहीं ले पाया हूँ लेकिन आप थोड़ा सा देखिएगा तो आप जो है कि अगर देखेंगे तो बांग्लादेश से ऊपर से होकर एक छोटा सा रास्ता पूर्वोत्तर की ओर जाता है, जिसको हम चिकन नेक के रास्ते से जानते हैं। तो यह जो गलियारा है, इसमें एक गलियारा हमेशा इसी रूप में प्रभावी रहे, इसमें बांग्लादेश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों अच्छे व्यापारिक साझेदार हैं और दोनों ही की जो अवस्थिति है एक दूसरे के संदर्भ में काफ़ी सामरिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण। अर्थात भारत अगर चाहे तो अमेरिका जो है कि बांग्लादेश के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकता है और ठीक इसी तरह से बांग्लादेश भी चाहे तो वह क्या कर सकता है, नेपाल की तरह हरकतें कर कर क्या कर सकता है, भारत को थोड़ा सा चिंतित कर सकता है। खैर, बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ उसके बाद से ही दोनों देशों के संबंध कुछ उतार चढ़ावों के बावजूद ठीक ठाक रहे, अच्छे संबंध रहे। लेकिन हाल के समय में यह देखने को मिला है कि कई बार बांग्लादेश ने अपना जो झुकाव है वह चीन की तरफ प्रदर्शित किया है। और जैसा कि आपको पता है, नेपाल पहले से ही इसी चीन के प्रभाव में आकर उसने अपना नया मैप बनाया और बहुत सी गतिविधियों को अंजाम दिया। तो कई समीक्षक कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से बांग्लादेश चीन के करीब जा रहा है, इसको नहीं रोका गया तो ये हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। बांग्लादेश जो देश है, यह एक आयातक अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है और चीन एक निर्यातक अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ऐसे समय में अगर दोनों के बीच में व्यापार होता है तो स्वाभाविक है सरप्लस किसके पास होगा, चीन के पास होगा। वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच लगभग 18 बिलियन का व्यापार हुआ। इसमें बांग्लादेश को लगभग 14 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार घाटा लगा। इसका मतलब क्या है कि हम बांग्लादेश के लोगों ने आयात क्या किया,
ज़्यादा किया, निर्यात कम किया, इसके वजह से 14 बिलियन का क्या लगा, घाटा लगा। चीन और बांग्लादेश दोनों जो है कि एशिया प्रशांत व्यापार समझौता, जिसको एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एपीटीए के नाम से भी जाना जाता है, इसके दोनों भाग हैं। अब इसमें जो देश शामिल हैं अर्थात एशिया प्रशांत व्यापार समझौता में जो भी सदस्य देश शामिल हैं, वह एक प्रयास ये करते हैं कि एक दूसरे के सामानों पर कम टैरिफ लगाएं, और जब टैरिफ कम होगा तो उनके सस्ते सामान हर मार्केट में पहुंच सकेंगे। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश है, बांग्लादेश जो है कि अपना कुछ सामान भेजता है भारत अगर वो भेजता है और भारत क्या करे, उस पर टैरिफ की दर जो है कि ना कम करे या फिर टैरिफ की दर ज़्यादा बढ़ा दे, तो क्या होगा, बांग्लादेश के सामान भारत में जैसे ही अंदर पहुंचेंगे महंगे हो चुके होंगे, कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए प्रयास ये होता है कि सभी देश प्रयास करते हैं कि एक दूसरे के सामानों को वरीयता दें और टैरिफ से थोड़ा सा कम रखें या फिर उसको मुक्त कर दें। अब हुआ क्या है कि इसी प्रक्रिया के तहत कुछ माह पहले चीन ने कहा था कि आने वाले समय में जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनको एलडीसी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जो भी देश शामिल होंगे, चीन क्या करेगा, उनके लिए अपने बाजार को खोलेगा। और बाजार को खोलने का संदर्भ ये है कि वह अगर यहाँ पर एलडीसी कंट्रीज से अगर सामान आता है तो वह टैरिफ की दर काफ़ी कम रखेगा। यह इसने कुछ समय पहले, कुछ माह पहले घोषणा की थी। इसी के तहत हाल ही में बांग्लादेश से चीन को निर्यात होने वाले वस्तुओं पर चीन ने ये कहा है कि हम 97% टैरिफ छूट की घोषणा करते हैं। अर्थात अगर अब मान लीजिए कि बांग्लादेश से कोई सामान जाता था चीन में, हम एग्जांपल ले रहे हैं, और उस पर 100 रुपये टैरिफ लगता था, तो अब सिर्फ 3 रुपये लगेगा, 97 रुपये नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, बांग्लादेश का सामान सस्ता रहेगा और चीन के घरेलू मार्केट में पहुंच पाएगा। बांग्लादेश चूंकि पहले से ही पता है एपीटीए के तहत 3095 वस्तुओं पहले से उसे छूट प्राप्त है, अर्थात तो एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत पहले से ही उसको 3095 वस्तुओं पर उसको छूट प्राप्त है। अब जब चीन ने नई घोषणा की है कि कुछ और वस्तुओं पर वह 97% टैरिफ छूट की घोषणा करता है, तो इस तरह से टैरिफ से छूट प्राप्त करने वाले वस्तुओं की संख्या 8256 हो गया है। अर्थात 8200 से ज़्यादा वस्तुएं जब चीन के मार्केट में जाएंगे तो उस पर टैरिफ की दर या तो कम होगी या फिर ना कम। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, हम इस एपीटीए में भारत भी शामिल है, दक्षिण कोरिया भी शामिल है, लाओस भी शामिल है, श्रीलंका, लेकिन भारत को इस प्रकार की कोई छूट अभी चीन ने देने की घोषणा नहीं की। इसका मतलब क्या है, वह टारगेट करके ऐसे देशों को छूट दे रहा है जो कि भारत के पड़ोसी हैं, और जब वो छूट देगा तो इससे क्या होगा कि बांग्लादेश या जो भी पड़ोसी देश है उसका चीन के साथ व्यापार बढ़ेगा, और फिर बाद में वो कहेगा कि आप हमसे संबंध अच्छे रखिए, हम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि भारत। तो कुल मिलाकर इसको इसी के कारण जो है कि कई समीक्षक थोड़ा सा इसको कह रहे हैं कि चीन ने ये जो घोषणा की है इसके पीछे कारण है भारत को वह संतुलित करना चाहता है विदेशी मामलों के संदर्भ में या पड़ोसियों के माध्यम से, ऐसा मानना है। हालांकि आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो बात कही जा रही है सही भी हो सकती है। कारण ये है कि बांग्लादेश पहले से ही चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम शॉर्ट में BRI के नाम से जानते हैं, इसमें शामिल है, और इसके तहत लगभग 21.5 बिलियन डॉलर का चीन ने जो है निवेश बांग्लादेश में कर रखा। और साथ ही साथ चीन लंबे समय से कह रहा है बांग्लादेश से कि हम आपको ऋण देने के लिए तैयार हैं, और उसने बांग्लादेश को 38 बिलियन डॉलर के जो है कि ऋण की भी घोषणा की है। कहा है कि आप हमसे ऋण ले लीजिए, काफ़ी कम इंटरेस्ट पे लिए। लेकिन हालांकि अभी बांग्लादेश ने इस पूरे ऋण को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इससे एक चीज़ तो पता चलता है कि चीन अपनी आर्थिक कूटनीति के माध्यम से बांग्लादेश को अपने फेवर में करने का प्रयास कर रहा है। अब एक चीज़ समझिए कि इतना बड़ा निवेश जब वह चीन बांग्लादेश में कर रहा है, और बांग्लादेश को अगर इससे फ़ायदा होगा तो आने वाले समय में जितनी भी पॉलिसी बनेंगे उसमें चाइना का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि हम लोगों ने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका में जैसे ही निवेश बढ़ा, कोई भी स्टेट जब चीन के डेप्ट जो है कि नेट में फंसता है, ऋण के जाल में फंसता है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हो भी सकती हैं कि वह आने वाले
समय में अगर भारत ने सही से कदम नहीं उठाए, बांग्लादेश को जो है कि अपने फेवर में किसी भी तरह से अगर नहीं रखा, तो आने वाले समय में इसके भी जो सुर हैं थोड़े से बदले हुए हमें नज़र आ सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं तीसरी खबर पर, और वह है ईरान परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको शॉर्ट में IAEA के नाम से जाना जाता है, यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और किसी भी देश के द्वारा सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग ना करने का यह कार्य करता है। इसका जो मुख्यालय है IAEA का, वह है ऑस्ट्रिया के वियना में। इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम में यूनाइटेड नेशन के द्वारा करवाई गई थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह डायरेक्ट रूप से यूनाइटेड नेशन के प्रत्यक्ष प्रभाव में या नियंत्रण में नहीं आता है। यह जो अपनी रिपोर्ट इकट्ठा करता है उसको सुरक्षा परिषद को भी देता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा दोनों को देता है। अभी इसने एक जो है कि एक रिपोर्ट जो है कि जो कि पब्लिश नहीं हुई, अप्रकाशित, यहाँ प्रकाशित लिख दिया गया, गलत है, अप्रकाशित रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। रिपोर्ट अभी मतलब पब्लिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसकी कुछ सूचनाएं बाहर आई हैं और उसके माध्यम से जो है कि इस संस्था ने कहा है कि ईरान द्वारा 4 माह से अधिक समय से अपने जो 2 संदिग्ध स्थान हैं उनका निरीक्षण नहीं करने दिया जा रहा, और इसलिए इनको चिंता है कि यहाँ पर ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार का इकट्ठा कर रहा है, बढ़ा रहा है, और इसका प्रयोग कर कर वह जो है कि परमाणु बम भी बना सकता है। ये इनका परमाणु बम बनाने की बात नहीं कही है, लेकिन इन्होंने चिंता व्यक्त की है कि हाँ, इसका मिसयूज हो सकता है। तो अब चीज़ों को समझिए कि एक परमाणु बम क्या है। तो आपने देखा है कि जो एटॉमिक एनर्जी होते हैं, परमाणु रिएक्टर होते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, हम जो परमाणु ऊर्जा है उसी को क्या करते हैं, यूरेनियम 235 की रोड लेते हैं, उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं, और फिर उस न्यूट्रॉन की बमबारी से जब यूरेनियम के कण टूटते हैं तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसी में होता है एक संवर्धित यूरेनियम। संवर्धित यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम का मतलब ऐसे यूरेनियम से होता है जिसकी ज़्यादा मात्रा होने पर आप क्या कर सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, लगभग टेक्नोलॉजी एक ही जैसी है, अर्थात आप परमाणु से ऊर्जा बना रहे हैं तो आप परमाणु बम बना सकते हैं। इसलिए जो संवर्धित यूरेनियम है इसकी मात्रा कम रखी जाती है ताकि कोई दिक्कत ना हो। और जब किसी देश पर ऐसा आरोप लगता है कि संबंधित देश क्या कर रहा है कि संवर्धित यूरेनियम ज़्यादा बना रहा है, तो इसका कयास यह लगाया जाता है कि हो सकता है वो परमाणु बम बना ले। चूंकि मैंने आपको बताया ईरान जो है कि हमेशा अमेरिका के अगेंस्ट में रहा है, और इसके कारण जो है कि ईरान ने इस रिपोर्ट का खंडन किया है और कहा है कि नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक पूर्वाग्रह से ग्रसित एक रिपोर्ट है, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हम जो है कि परमाणु ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण उपयोग करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य परमाणु हथियार बनाने का मंशा नहीं है। जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि हमें चिंता है कि ईरान अपने 2 परमाणु संयंत्रों का हमें निरीक्षण नहीं करना। क्योंकि यह बात इसलिए थोड़ा सा गंभीर है कि जब आपके यहाँ पे कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो रही है तो आप क्या करें, इस एजेंसी को जाने दीजिए, इसको इन्वेस्टिगेशन करना दीजिए, और यह रिपोर्ट अपनी क्या करती है, जो है कि सुरक्षा परिषद को देखती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा को देती है, और जब सभी चीज़ें उसमें क्लियर होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि आपको पता है ईरान पर इसलिए भी संशय ज़्यादा है कि वर्ष 2015 से पहले से ही तनाव चला रहा था। उसके बाद ओबामा प्रशासन ने ईरान से समझौता किया, और समझौता यह कहा कि ये जो संवर्धित यूरेनियम का भंडार ईरान के पास है उसको कम करेगा और अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की निगरानी करने देगा कि वहाँ पर कोई परमाणु बम तो नहीं बनाए जा रहे। इस पर यह जो समझौता हुआ था, इस समझौते में जो है कि ओबामा प्रशासन अर्थात अमेरिका तो शामिल था ही था, रूस भी था, चीन भी था, ब्रिटेन भी था, फ्रांस था और जर्मनी भी था। अर्थात आपको पता है कि इसमें जो है कि इसको 5+1 के रूप में हम देखते हैं। तो ये जो सभी देश शामिल थे, इन सभी ने कहा था कि आने वाले समय में हम करते ये हैं कि जो भी ईरान का जो परमाणु ऊर्जा है, अगर वो केवल न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा है, किसके लिए, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर इसके पास संवर्धित यूरेनियम का भंडार है तो इसको कम कर देगा ईरान, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा और तनाव बढ़ते बढ़ते जो है कि सत्ता परिवर्तित होती यूएसए में, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं और ईरान और यूएसए के बीच तनाव के फलस्वरूप यूएसए इस समझौते से बाहर हो गया। और समझौते से जब बाहर हुआ तो उसके बाद ईरान पर जो है कि यूएसए ने फिर से कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, जैसा कि प्रतिबंध 2015 के जो एग्रीमेंट हुआ था बराक ओबामा के समय, उससे पहले लगे थे। अब इसके वजह से क्या है, दोनों देशों के बीच में विवाद है और इस विवाद को देखते हुए हुआ यह है कि जो ये एजेंसी है यह इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, लेकिन अभी ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। उसने 2 अपने परमाणु संयंत्रों पे कौन सी गतिविधियां हो रही इनका इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया गया, इसीलिए एक अप्रकाशित रिपोर्ट्स के माध्यम से इस पर चिंता जताई गई है IAEA के द्वारा, अर्थात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा, कि हो सकता है यहाँ पर कुछ जो है कि हमें बाद में कुछ चीज़ें और पता चले। लेकिन अब देखिए इसकी वजह से क्या है, फिर से अब ईरान और जो है कि यूएस से जो पहले से उन दोनों के बीच के संबंध जो है कि काफ़ी ख़राब हैं, फिर से एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट आएगा कि जो परमाणु हथियार हैं इनका उपयोग करना ही क्यों है, इनका जखीरा क्यों बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ यूएसए की भी पॉलिसी पर भी थोड़ा सा बात टूटती है कि जब आप 2015 में एग्रीमेंट करते हैं तो फिर उस पे बाहर होने का आपका सिर्फ एक तरफा फैसला ठीक नहीं है, क्योंकि उसी समय जर्मनी ने भी और जो है कि फ्रांस ने भी इस पर बहुत अपनी सहमति नहीं दिखाई थी। वह इस एग्रीमेंट के माध्यम से ईरान पर प्रतिबंध ना लगाने और इस एग्रीमेंट के माध्यम से जो है कि ईरान पर नियंत्रण रखने के पक्षधर थे। कुल मिलाकर यही पूरा टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।